नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त आगरा से। आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी पत्नी ने कोर्ट में अगर झूठ बोला है और गलत तरीके से लाभ लेने के लिए उसने परिवाद दाखिल किए हैं और आपको परेशान करने की कोशिश की है, तो उसका जो कंडक्ट है वो हम कैसे दर्ज कराएं, आज उसके संबंध में आज हम बात करेंगे। काफ़ी लोग हमसे कहते हैं कि भैया केस डाइवोर्स का फाइल कर दिया जाए, क्या डाइवोर्स मिल जाएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डाइवोर्स का केस फाइल कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में पत्नी को वापस लाने के लिए परिवाद दाखिल कर देते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर में जो पत्नी जिस तरीके से झूठे मुकदमे लगाती है, झूठ बोल के कोर्ट से लाभ लेने की कोशिश करती है, तो उसका कंडक्ट हम कैसे शो करें, किस तरीके से हम उस पर रिमार्क लें, हम उसका फ़ायदा ले सकते हैं और उसके आधार पे हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आपसे बता दें कि ये हमारा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने ये वीडियो समझ लिया तो आपको सारे मुकदमों का तोड़ समझ में आ जाएगा। और बाकी का अगर आपको लगता है कि ऐसी स्प्लिट कर देना है वीडियो को, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसी जानकारियां जो है ना वो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। चैनल बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन इस तरीके की प्रैक्टिकल चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। तो कुछ लोग सोचते हैं कि सेक्शन 9 का मुकदमा फाइल कर दें तो और पत्नी को वापस ले आए, क्योंकि जब आप सेक्शन 9 फाइल करते हैं तो उसमें उस पर आरोप लगा देते हैं बहुत सारे, किसने ये किया, उसने वो किया, मायके चली गई, मेरे साथ रह नहीं रही है, मेरे संबंधों को पुनः बहाल कराया जाए। इस तरीके के पहले आप आरोप लगा देते हैं, उसके बाद में कहते हैं कि साहब मेरे साथ में रखा जाए। तो ये बात थोड़ी हजम नहीं होती है। ऐसे ही होता है तलाक में। जब आप डाइवोर्स की पिटीशन जब फाइल करते हैं फैमिली कोर्ट में, तब भी आप उसमें एलिगेशन लगाते हैं, तो उन एलिगेशनों को प्रूफ करने का जो भार है ना वो आपके ऊपर है। आप कैसे उसको प्रूफ करेंगे, और ये चीज़ें प्रूफ नहीं हो पाती बहुत कम। जैसे एडल्ट्री हो गया, तो एडल्ट्री को कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, तो एडल्ट्री को प्रूफ करना बहुत मुश्किल होता है। अब आपके घर में वो कैसे रही, आपके साथ कैसे बिहेव किया, आपने कैसे उसके साथ बिहेव किया, क्या क्या लेके आई, क्या क्या दान दहेज दिया गया, नहीं दिया गया, किस तरीके से टॉर्चर किया गया किसको। तो यहाँ पे जब पति अपना डाइवोर्स का केस फाइल कर देता है और पत्नी अपनी तरफ से केस फाइल करती है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, CRPC 125 हो गया, या फिर 498A का केस हो गया, तो अब वो एलिगेशन अपने केस में लगा रही है, आप एलिगेशन अपने केस में लगा रहे, तो ऐसी कंडीशन में डाइवोर्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बात आती है कि कंडक्ट कैसे दिखाएं। तो मैं सबसे यही सलाह देता हूं कि अभी आपको डाइवोर्स फाइल करने की जरूरत नहीं है। जो आपकी पत्नी ने जो आपके खिलाफ में जो केस लगाए हैं, जो आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं, आपके परिवार के सदस्यों के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए हैं, उन एलिगेशंस को पहले देख लो। देखने के बाद में देखो कि आपकी पत्नी ने कहाँ कहाँ गलतियां की हैं और किस किस तरीके से गलतियां कोर्ट के अंदर कर रही है, और उसका हमें क्या लाभ मिल सकता है। इन्हीं लाभों को देखते हुए जो आपकी पत्नी द्वारा जो गलत तरीके से कार्रवाइयाँ की गई हैं, छल कपट किया गया है, फ्रॉड किया गया है, गलत एफिडेविट दाखिल किए गए हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हुए ना इसका कंडक्ट शो कराना है। कंडक्ट मतलब इसका आचरण शो कराना है कि इसका आचरण कैसा है, और उसी के बिहाफ में आप जब कोर्ट में ये चीज़ें जब कंडक्ट पे आ जाएंगी तो वही चीज़ें आपके डाइवोर्स के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। क्योंकि जब भी कोई महिला अपने पति के विरुद्ध में या ससुराल वालों के विरुद्ध में कोई केस फाइल कराती है, तो वो फैक्ट जो होते हैं ना उनको कंसील जरूर करती है, तथ्यों को छुपाने की कोशिश करती है, और वो पैसे लेने के लिए बढ़ा चढ़ा के बहुत कुछ लिख देती है जो जिसका उसके पास में कोई प्रूफ नहीं होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि जब भी आपकी पत्नी ने अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस 125 या फिर डाइवोर्स या सेक्शन 9 का कोई भी केस अगर ऐसे फाइल किया है, तो आपको सबसे पहले उसमें रीड करना है।
कि आखिर में इसने कहा क्या है। आप अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस है या 125 का केस है या फिर आपने जो डाइवोर्स लगाया हुआ है, सेक्शन 9 लगाया हुआ, उसमें जो उसने एफिडेविट दिया है इंटरम मेंटेनेंस के लिए, तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसने कहाँ पे फॉल्ट किया है। अब जैसे कि सपोज डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो गया या सीआरपीसी 125 का केस हो गया, उसमें जैसे ही केस जाता है तो उसमें ये देखना चाहिए कि एक टाइम दे दिया जाता है कि 3 दिन के अंदर पैरवी करे, 7 दिन के अंदर पैरवी करे। अगर उस पीरियड के बीच में अगर पैरवी नहीं की जाती है तो ऑर्डर, जो कोर्ट ने जो ऑर्डर डायरेक्शन इशू किए थे, उस ऑर्डर का कॉम्प्लाइंस नहीं किया जा रहा है। तो सबसे पहली चीज़ आपको यही देखनी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो उसने मटेरियल जो रखा है अपने केस में, वो मटेरियल कितना पुख्ता है। बहुत सी चीज़ें जैसे सीआरपीसी 125 की बात आ जाती है तो उसमें लिख देती है पति की सैलरी इतनी है, पति की प्रॉपर्टी इतनी है, जबकि सीआरपीसी 125 के दावे में वो यहाँ तक कि ससुर की संपत्ति और ससुर की इनकम तक लिख देती है, लेकिन जबकि उससे कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ पति सक्षम होना चाहिए। सक्षम मतलब सक्षम होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि पति बेरोजगार बैठा हुआ है और उसको सक्षम दिखाया जा रहा है। अगर कोई महिला अगर हष्टपुष्ट है तो वो भी कमा सकती है, तो वो भी मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। लेकिन क्या यहाँ पे पति को सक्षम दिखाने की कोशिश की जाती है। अब पति सक्षम कैसे है, इस चीज को कोई नहीं देखता। जब तक हम अपनी बात कोर्ट में नहीं कहेंगे, जब तक हम इस बात को नहीं उठाएंगे, तब तक आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा और आप सक्षम के सक्षम ही बने रहेंगे। बेशक आप बेरोजगार बने रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता और किसी को कोई मतलब भी नहीं है। अब आपकी पत्नी ने ये सारी चीजें दिखा दी, पति को सक्षम भी दिखा दिया। एक सीपीसी का एक क्लाउज है जिसमें सक्षम के बारे में बताया गया कि सक्षम कब है आदमी, कब होना चाहिए और किस तरीके से उसको जज करना चाहिए, किस तरीके से। अब सक्षम है, उसने तो अपने दावे में कह दिया, लेकिन अब वो सक्षम प्रूफ करने के लिए कोई एविडेंस नहीं दे पा रही है। तो यहाँ पे क्या उसका कंडक्ट शो हो रहा है कि ये फ्रॉड तरीके से न्यायालय से गलत आदेश लेना चाहती है, लाभ लेना चाहती है। तीसरी चीज ये है कि जैसे रजनीश वर्सेस नेहा का जो एफिडेविट है वो 4 नवंबर 2020 को गाइडलाइंस जारी हुई थी। देखने वाली बात यह है कि उस टाइम पे ये लगाया गया था, उसके बाद कॉम्प्लायंस कराया गया या नहीं कराया गया, या फिर जब भी कोई आदेश हुआ उसके पहले ही कोर्ट ने कहा कि आ जाओ। ये तो यहाँ पे भी ये गलत होता है। तो ये जो कंडक्ट जो है ना वो पत्नी का, ये यहाँ पे भी शो करता है। दूसरी चीज ये है कि पति को पोटेशी प्रॉब्लम बता दी जाती है, क्योंकि समाज में कलंकित भी करना है, मुकदमों में फायदा भी लेना है। तो ये ऐसा मामला नहीं है कि मतलब महिला बोल देगी कि नहीं मेडिकल नहीं कराया जाए तो मेडिकल नहीं हो सकता। अगर पति के विरुद्ध में अगर इम्पोर्टेंसी जैसी अगर प्रॉब्लम अगर बताई जा रही है और ऑन पेपर अगर आ रही है तो इसको प्रूफ कराने के लिए भी अपना मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं और कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो पत्नी का जो कंडक्ट है ना वो थोड़ा संदिग्ध हो जाता है और इसके आधार पे भी आप आगे मूव कर सकते हैं। दूसरी बात है कि कंडक्ट मतलब आचरण, जो पत्नी का जो आचरण है आपके घर में कैसा रहा है वो अलग बात है, लेकिन जो कोर्ट में जो न्यायालय में जो मुकदमा दाखिल कर रही है वहाँ पे आपको कंडक्ट शो करना है कि ये महिला फ्रॉड है, ये महिला गलत तरीके से कार्रवाई की है, ये महिला ने ये तथ्य छुपाया, ये महिला ने ये झूठ बोला, इस महिला ने इस तरीके से बढ़ा चढ़ा के। जब तक हम कंडक्ट शो नहीं करेंगे और जब तक हम कंडक्ट लेके नहीं आएंगे तब तक हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। और तब तक जब तक हम सामने वाले का कंडक्ट शो नहीं करेंगे तब तक वो क्या है कि हमें ही गलत ठहराने की कोशिश की जाएगी। तो अगर आपको कंडक्ट अगर शो करना है कि पत्नी का कंडक्ट कैसा है, सपोज कभी कभार क्या होता है कि कॉस्ट बांधी जाती है, अपीयरेंस नहीं होती है पत्नी की, कॉस्ट बांधी जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है वो कॉस्ट पे नहीं करती है, आती है पैसा लेके चली जाती है, झूठे दावे करवा रही है, झूठे आदेश करवा रही है, कोई एविडेंस नहीं है उसके पास, क्योंकि उसको ये लगता है कि 498A में जैसे कि पुलिस 161 के बयान उसकी अपनी मर्जी से लिख देती है ना, वैसे ही उसको ये लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस और सीआरपीसी 125 में भी उसके स्टेटमेंट ही चलेंगे। उसके स्टेटमेंट नहीं चलेंगे। अगर आप सही तरीके से अगर मूव करेंगे ना तो आप इसका कंडक्ट शो करते हुए ना कोर्ट की फाइल को खारिज भी करा सकते हैं। और अगर कोर्ट ने अगर इस चीज़ को जज कर लिया और आपने अगर सही तरीके से अगर बात रखी तो कोर्ट है ना इसके दावे को भी खारिज कर सकता है और इसके खिलाफ अगर आपने पेनल्टी अगर मांगी तो इसके खिलाफ में पेनल्टी भी बांधी जा सकती है।
जैसे कि रजनीश वर्सेस नेहा का जो गाइडलाइन जारी हुआ था, ये 4 नवंबर 2020 को जारी हुआ था। उसमें यह कहा था कि तत्काल प्रभाव से ये एफिडेविट दाखिल किया जाए जो मुकदमे पेंडिंग है उसमें, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। वो तब किया जाता है 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, जब कोई आदेश होना होता है तो उससे पहले मांग लिया जाता है। आज एक मेरे पास एक केस आया था, उसमें तो वो ऑर्डर ही नहीं था, मतलब ऑर्डर में भी जिक्र नहीं किया है। तो अगर इस तरीके की अगर चीज़ें आती हैं तो कंडक्ट आप कैसे शो करना है, क्योंकि ये जो कंडक्ट है ना, कंडक्ट के आधार पर ही आपको डाइवोर्स मिल सकता है। क्योंकि अगर एक बार अगर किसी न्यायालय ने अगर इसके कंडक्ट को अगर शो कर दिया तो वो आपके लिए हर जगह फायदेमंद रहेगा। तो यहाँ आपको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई एक्स्ट्रा एविडेंस देना है या ऐसा कुछ देना है। यहाँ पे उसके कंडक्ट को यही शो करना है। एविडेंस जो है ना, एविडेंस एक्ट के तहत में एक प्रार्थना पत्र मूव करना पड़ेगा। उस प्रार्थना पत्र के बिहाफ में वो सारे तथ्यों को लिखते हुए एक कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। सारे तथ्य का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी कहानी खोल दो, किसने मेरे घर में ये किया वो किया फलाने, ऐसा कुछ नहीं है। केवल पत्रावली में जो फाइल में जो मेरिट चल रही है उन मेरिट के आधार पर ही कंडक्ट शो कराने की कोशिश की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी लिख दिया उसमें आप भी साबित नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ आपका भी कंडक्ट आ जाता है। वो पति है, क्योंकि आज की डेट में काफ़ी लोग होशियार हो गए और लोग समझते हैं कि सारी चीज़ें वो अपने हाथ से कर सकते हैं। तो कभी कभी गलतियां भी हो जाती हैं, तो थोड़ा सतर्क होकर काम करना है। दूसरी बात, कंडक्ट शो कराने के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट जो है ना उसका यूज करना है और उसमें प्रॉपर तरीके से कि जो फाइल जो कोर्ट में लगाई गई है उस कोर्ट की फाइल में क्या क्या तथ्यों को छुपाया गया है, क्या क्या गलत बोला गया है, किस तरीके से। और ऐसी चीज़ गलत बोलना का मतलब ये नहीं है कि पति की सैलरी इतनी 10 लाख है या 5 लाख है या 2 लाख है, इतनी संपत्ति है, ये आपको नहीं लिखना है। उसमें सिंपल सा लिखना है जो उसका कंडक्ट है, जिस तरीके से फाइल में उसने किया है। मतलब उसने गुमराह करने की कोशिश अगर कोर्ट को की है तो आप उसका कंडक्ट है ना पत्रावली पे ला सकते हैं, ऑन फाइल ला सकते हैं, रिकॉर्ड में ला सकते हैं और प्रे कर सकते हैं कि रिकॉर्ड पे दर्ज किया जाए। कंडक्ट जो है ना वो एविडेंस एक्ट की धारा 8 के तहत में कंडक्ट हम इसमें शो करा सकते हैं। अब ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, इसकी ड्राफ्टिंग बहुत मजबूत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसने जो एलिगेशन लगा दिए तो आपने उसी एलिगेशन के आधार पे उसमें आपने कुछ नहीं। ये जो कंडक्ट जो है ना वो फाइल जो है, फाइल की प्रोसीडिंग के हिसाब से लगाना पड़ेगा। ये जो कंडक्ट जो है ना वो फाइल के प्रोसीडिंग में किस तरीके से चूक करी गई है, किस तरीके से गलत तरीके से तथ्यों को पेश किया गया है, किस तरीके से सबूतों के साथ में छेड़छाड़ की गई, किस तरीके को सबूतों को पेश किया गया है, किस तरीके के सबूत उसमें लगाए गए हैं, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो उसमें कंडक्ट में आएंगी। वो आपकी पत्नी का कंडक्ट शो करे। इसी कंडक्ट के आधार पर अगर एक बार आपकी एप्लीकेशन अगर अलाउड हो जाती है और अगर कंडक्ट अगर ऑर्डर शीट पे आ जाता है या फाइल पे आ जाता है तो इसी कंडक्ट के आधार पर आप डिजर्शन और क्रेडिटी के आधार पर आप तलाक भी मूव कर सकते हैं और आपको तलाक भी मिलेगा। अगर ऐसी ही जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आगरा दीवानी कचहरी में बैठता हूँ और नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अगर आप लोग संपर्क करना चाहते हैं तो अपने केस के कागज़ भेजिए। 2000 रुपये पर केस के हिसाब से मैंने केस स्टडी का रखा हुआ है और खुद के वकील बनो, क्योंकि जब तक आप नहीं लड़ेंगे ना आपके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। लड़कों के लिए कोई नहीं लड़ना चाहता। महिला है, उसके साथ में जुडिशरी भी है, उसके साथ पुलिस भी है, उसके साथ समाज भी है। और जब तक आप अपनी बात कहेंगे नहीं तब तक आपको कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए पुख्ता तरीके से और गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो पति लोग हैं जो प्रताड़ित हैं, जो पीड़ित हैं, उनको लगता है कि वीडियो देख के या वीडियो के मार्फत वो सारा काम कर लेंगे। तो कभी कभी वो चूक भी खा जाते हैं और कभी कभी उनसे गलतियां भी हो जाती हैं। तो ऐसी गलतियों से बचें, क्योंकि ये कोर्ट कचहरी के मसले हैं, पैसे खर्च होते हैं और हम ज्ञान फ्री में दे सकते हैं लेकिन समय फ्री में नहीं दे सकते। तो आप लोगों का फ़र्ज़ है। काफ़ी आप लोगों से रिक्वेस्ट की है मेरी हेल्प के लिए, आप लोगों ने हेल्प मेरी नहीं की, कोई बात नहीं, लेकिन हम जितना ईमानदारी से आपका पक्ष रख सकते हैं उतना रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको हर चीज़ समझाई जाए और आपको बचाना है। और आपको बचाने के लिए
मैं ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से यहाँ पे डाल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो हमारी वीडियो देख के वीडियो बना रहे हैं, जबकि मैंने देखा है कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, उससे कोई फायदा नहीं है। हाँ, सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं, व्यू बढ़ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लीगल चीज़ें हैं वो लीगल तरीके से ही चलेंगी। और अगर आपको अगर फ़ायदा मिलेगा तो न्यायालय से ही मिल सकता है, और जब तक आप अपनी बात नहीं रखेंगे तब तक आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि लड़कों के लिए कोई लड़ना नहीं चाहता। अगर आप लोगों को कोई समस्या है, ड्राफ्टिंग की कोई समस्या है, उसका हम चार्ज करेंगे। आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। केस डायरी का उसका केस स्टडी का मैंने 2000 रुपये पर केस के हिसाब से रखा हुआ है। अगर आप लोग संपर्क करना चाहें तो यही हमारा UPI नंबर है, यही हमारा व्हाट्सएप है। पैसा लेते हैं, ईमानदारी से लेते हैं, खुल के लेते हैं, मेहनत करते हैं और अभी भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए और आपके परिवार को लिए, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत हैं और बिना इसके जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती हैं। धन्यवाद।